वॉशिंगटन की दोहरी सफारती चाल, क्या अमेरिका 2026 में तीसरी आलमी जंग रोक सकेगा? आज 8 फरवरी 2026 है और इस वक्त पूरी दुनिया एक कैफियत में है, खामोश, बेचैनी और खौफ। ऐसा लगता है जैसे जमीन ने सांस रोक दी है। एक तरफ यूक्रेन की बर्फ में लपकी लाशें हैं, दूसरी तरफ खलीज की गर्म लहरों में एटमी जंग का साया। रूस और यूक्रेन की जंग में अब तक 12 लाख से ज्यादा रूसी फौजी या तो मारे जा चुके हैं या जख्मी हो चुके हैं या जंग के काबिल नहीं रहे। ये कोई मामूली आदादोशुमार नहीं, ये पाकिस्तान की कई इजला की आबादी के बराबर है। दूसरी तरफ ईरान में इस वक्त इतना यूरेनियम जमा कर लिया गया है जो 10 एटम बम बनाने के लिए काफी समझा जा रहा है। नेटो के जंगी जहाज फिजा में हैं। अमेरिका त्याराबाज जहाज तेहरान के दरवाजे पर खड़े कर रहा है। एक गलत फहमी, एक गलत मिसाइल और दुनिया एक ऐसी जंग में दाखिल हो सकती है जिससे वापसी मुमकिन नहीं। आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर्स टुनाइट और मैं हूं मिस्टर ब्रावो। हमें आपकी खिदमत करते हुए 1 साल मुकम्मल हो चुका है और आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं जिसका ताल्लुक सिर्फ अमेरिका या यूरोप से नहीं बल्कि लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा और इस्लामाबाद से भी है, बल्कि दुनिया के हर मुल्क और हर शहर से है। क्या वाशिंगटन की ये दोहरी सिफारतकारी वाकई दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचा सकती है या ये सिर्फ वक्त बढ़ाने और गेन करने की एक कोशिश है? आइए सबसे पहले यूक्रेन को समझते हैं। यूक्रेन इस वक्त यूरोप का सबसे बड़ा मैदान जंग बन चुका है। दूसरी आलमी जंग के बाद इतनी बड़ी तबाही यूरोप ने कभी नहीं देखी। रूस यूक्रेन के तकरीबन 20% इलाके पर काबिज है। यह इलाका साइज में पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा से बराबर है। 4 साल की जंग ने दोनों ममालिक को अंदर से तोड़ दिया है। सिर्फ 2025 में रूस के 4 लाख से ज्यादा फौजी मारे जा चुके हैं या शदीद जख्मी हैं। रोजाना सैकड़ों लाशें, ड्रोन हमले, तोपों की घन गरज और लड़ने वाले वो जवान जो कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन 2026 के आगाज में एक अजब सी खामोशी नजर आती है। शिद्दत कम हो जाती है, रफ्तार सुस्त पड़ जाती है। ये इंसानी हमदर्दी नहीं, ये सफातकारी है। फरवरी 2025 में अबुधाबी में एक ऐसा वाकया होता है जिसे दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकती। यूक्रेन और रूस, दुश्मन, कातिल, खून में डूबे हुए, एक मेज पर बैठने को तैयार। अमीरात की मेजबानी में और अमेरिका की खामोश निगरानी में 314 कैदियों का तबादला होता है। मां अपने बच्चे से मिलती है, बीवी अपने शौहर से लिपटती है, बच्चे अपने बाप को पहचानने की कोशिश करते हैं। यह सिर्फ कैदियों की रिहाई नहीं थी, ये एक पैगाम था। पैगाम यह था कि बातचीत के दरवाजे अभी बंद नहीं हुए। यही वो जगह है जहां अमेरिका खेल बदलने की कोशिश करता है। ना कोई फतह, ना कोई शिकस्त, बस एटमी जंग से दुनिया को बचाना। मगर हकीकत यह है कि रूस कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं होगा और ना ही यूक्रेन कभी सरेंडर करेगा। यह जंग रुकी नहीं, सिर्फ फर्जी टली है। अब आइए ईरान की तरफ जाते हैं। ईरान इस वक्त मशरिक वस्ता का सबसे खतरनाक सवाल बन चुका है। 2018 में ईरान पर यूरेनियम अफसुदगी की पाबंदियां आयद की गईं, जो आज पाबंदियां सिर्फ कागज के टुकड़े हैं। ईरान के पास इस वक्त 60% अफसुदा यूरेनियम मौजूद है। यह बम बनाने के लिए सिर्फ एक कदम पीछे है। बैनुल-अक़वामी एटमी इदारा खुद कह रहा है कि ईरान की सरगर्मियों पर मुकम्मल नजर रखना अब मुमकिन नहीं रहा। ईरान क्यों यह सब कर रहा है? क्योंकि वो समझता है कि एटमी ताकत के बगैर इसका निजाम हुकूमत महफूज नहीं। इसके इर्द गिर्द अमरीकी अड्डे हैं, इसराइल है, पाबंदियां हैं और प्रॉक्सी जंगे। वाशिंगटन का जवाब,
ایک طرف عمان کے ذریعے خفیہ مذاکرات، دوسری طرف طاقت کا مظاہرہ۔ امریکی طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن خلیج میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ صرف ایک جہاز نہیں، یہ ایک دھمکی ہے، پیغام صاف ہے۔ اگر ایران نے حد پار کی تو جواب فوری ہوگا، لیکن ساتھ ہی دروازہ بند نہیں کیا، بات چیت جاری ہے۔ یہ وہی حکمت عملی ہے جو امریکہ نے کیوبا میزائل بحران میں اپنائی تھی، طاقت بھی اور مذاکرات بھی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سب کام کیوں کر رہا ہے؟ بین الاقوامی سیاست کا ایک اصول ہے، جنگیں اکثر غلط فہمیوں سے ہوتی ہیں۔ جب بات چیت بند ہو جائے تو بندوقیں بولتی ہے۔ امریکہ اس وقت جنگ جیتنے کی کوشش نہیں کر رہا، وہ جنگ کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ مستقل حل نہیں، یہ وقت کی استحکام ہے۔ اور ہم 2026 کے مستقبل کے 3 راستوں پر آتے ہیں۔ پہلا راستہ، کشیدگی میں کمی، محدود امن اور کنٹرول شدہ سمجھتے رہو۔ دوسرا راستہ، نہ جنگ نہ امن، مسلسل دباؤ اور دنیا ایک مستقل خوف میں۔ تیسرا راستہ، مذاکرات ناکام، ایران ایٹمی طاقت، یوکرین میں بڑا دھماکہ اور نیٹو براہ راست جنگ میں۔ سچ یہ ہے کہ دنیا اس وقت دوسرے راستے پر چل رہی ہے۔ آخر میں ایک بات یاد رکھیے، یہ کہانی صرف امریکہ، روس یا ایران کی نہیں۔ اگر تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں، اگر عالمی جنگ ہوتی ہے، تو اس کا پہلا اثر مشرق وسطی، پوری دنیا اور پاکستان پہ بھی پڑے گا۔ مہنگائی، توانائی بحران اور سفارتی دباؤ، اس لیے باخبر رہنا ضروری ہے۔ یہ تھا گلوبل افیئرز ٹونائٹ اور آپ سن رہے تھے مجھے، مسٹر براوو۔ سوال اب بھی وہی ہے، کیا دنیا امن کی طرف جا رہی ہے یا تیسری عالمی جنگ کی طرف؟ فیصلہ ابھی نہیں ہوا۔ سبسکرائب